नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वाद संवाद में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम खेती किसानी से जुड़े किसी गंभीर मुद्दे को मंथन के जरिए दिशा देने की कोशिश करते हैं। खेती किसानी और मौसम का आपस में गहरा संबंध है। मौसम ने अगर दगा दिया तो किसान का कौशल भी काम नहीं आता। मौसम के सटीक पूर्वानुमान से किसान अपनी फसल की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकता है। अब हमारा मौसम विज्ञान सटीक जानकारी के काफी कुछ समीप पहुंच चुका है। देश के मौसम वैज्ञानिकों की इस सफलता का लाभ तो किसानों को मिल ही रहा है। अब कोशिश ये भी हो रही है कि जानकारी के लिए किसानों को कहीं जाना न पड़े, बल्कि जानकारी खुद किसानों तक पहुंचे। ये सब कैसे हो रहा है? मौसम की जानकारी किस हद तक सही साबित हो रही है? किसानों तक जानकारी पहुंचाने के लिए नया क्या हो रहा है? इन सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ देश के शीर्ष मौसम वैज्ञानिक, भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कंदूरी जयराम रमेश यहाँ मौजूद हैं। नमस्कार। साथ ही उनके सहयोगी वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर के सिंह। नमस्कार। उन्हीं के साथ वाद संवाद के लिए अंग्रेजी दैनिक मिंट से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार शांतन बेरा भी यहाँ मौजूद हैं। नमस्कार। साथ ही यहाँ मौजूद हैं किसान नेता सुरेश चंद्र नागर। आप सभी का दूरदर्शन किसान पर बहुत बहुत स्वागत है। और इन्हीं के साथ दूसरी ओर बैठे किसानों का भी अपने ही चैनल दूरदर्शन किसान में स्वागत है। तो मौसम विज्ञान और किसान पर वाद संवाद शुरू करने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जब करोड़ों किसान और आधे से ज्यादा खेत पानी के लिए आसमान की ओर टकटकी लगाए रहते हों, तो मॉनसून का सटीक पूर्वानुमान यक्ष प्रश्न से कम नहीं रहता। सटीक अनुमान से खेती की योजना बनाने और पैदावार बढ़ाने में मदद मिलती है, क्योंकि तब किसानों को पता होगा कि तापमान कितना रहने वाला है और बुआई कब करना ठीक होगा। ये बहुत पुरानी बात नहीं है जब मौसम पूर्वानुमान को लेकर लोग हंसा करते थे। अगर मौसम विभाग कहता था कि वर्षा होगी, तो लोग मजाक में कहते थे इसका मतलब वर्षा नहीं होगी। पर यह धुंधला अतीत अब आदर में बदल चुका है। हमारे वैज्ञानिकों का आकलन पिछले कुछ वर्षों से सटीक साबित हो रहा है। इस बार भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पूरे देश में औसत से अधिक तापमान रहने की संभावना भी जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक 1901 के बाद 2016 की गर्मी में तापमान में औसतन 0.9 डिग्री का इजाफा हुआ था। वहीं इस बार तापमान में 1 डिग्री के इजाफे की बात मौसम विभाग ने कही है। 2016 की तरह 2017 भी गर्म रहेगा। तापमान में इस बढ़ोतरी के पीछे ग्लोबल वार्मिंग के साथ ही अन्य कारण भी हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना तो 1875 में ही हो गई थी। इन 142 सालों में विज्ञान ने काफी विकास किया और हमारे किसानों की मदद के लिए सरकार ने सटीक पूर्वानुमान का तंत्र विकसित किया। इस विकास का ही परिणाम है कि अब मौसम विभाग कुछ घंटे पहले ही ये बताने में सक्षम हो गया है कि किस खास इलाके में बारिश हो सकती है और कहां ओले पड़ सकते हैं। अब अगले 5 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान, तापमान आदि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जिला स्तर तक पहुंचाना संभव हो गया है। किसान SMS के जरिए भी मौसम से जुड़ी हर जानकारी घर बैठे ले सकते हैं। इसके लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के प्रादेशिक मौसम केंद्र की साइट पर जाकर खुद को रजिस्टर करना होता है। फ्री SMS के जरिए मौसम आधारित परामर्श देने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग और कृषि मंत्रालय की ओर से एक पद्धति विकसित की गई है। इसके लिए किसानों को उनके नाम और मोबाइल नंबर सहित फसलों का रजिस्ट्रेशन करना होता है। एक बार रजिस्ट्रेशन करने से किसानों को उनकी विशिष्ट फसल के लिए कृषि संक्रियाओं के साथ साथ मौसम के ताजा हाल SMS के जरिए मिलते रहेंगे। इसके अलावा किसान टोल फ्री नंबर 1800-180-1717 के जरिए भी अपने इलाके के मौसम से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं।
तो अभी आपने रिपोर्ट देखी, हमारे मौसम विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। अब भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कंदूरी जयराम रमेश हमारे साथ मौजूद है। आइए उन्हीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर रमेश, कभी मौसम पूर्वानुमान की हंसी उड़ती थी, पर अब अनुमान काफी कुछ ठीक साबित हो रहे हैं। कितना फीसदी सटीक रहा है अनुमान? ये मौसम विज्ञान जो है काफ़ी तरक्की कर रहा है, जी। आगे वाले दिनों में भी तरक्की करते रहेगी। जैसा नया नॉलेज का आविष्कार होगा वो नया नॉलेज का जो है सर्विस के रूप में कन्वर्ट करने का जिम्मेदारी हमारी है। तो ये काम लगातार जारी रहेगा। अभी जो है मॉडल्स में हम इनकॉर्पोरेट करते हैं नया नॉलेज जो आता है रिसर्च के थ्रू। अभी पिछले साल के मुकाबले अभी कंपेयर करेंगे तो पिछले साल जो है 24 किलोमीटर 22 किलोमीटर की ग्रिड स्केल में हमारी फोरकास्ट जनरेट होती थी, वो अब जो है 12 किलोमीटर की ग्रिड स्केल में हो रही है। फाइन स्केल में 10 दिन तक फोरकास्ट जनरेट करने का क्षमता एक ही साल में बढ़ाया गया है। सो इससे जो है पहले 5 दिन तक हम वर्षा की सूचना देते थे, अब 5 दिन तो सूचना देंगे ही, उसके साथ साथ अगले 5 दिनों का क्या स्थिति रहेगा उसका भी एक आउटलुक दे पाएंगे इस साल से। जी, हमें ये भी बताएं डॉक्टर सिंह कि पिछले दिनों में ऐसे कितने बदलाव हुए हैं जिनसे जो पूर्वानुमान है वो ज्यादा से ज्यादा सटीक साबित हुए हैं? पिछले 5 सालों में चक्रवात से संबंधित हो या एक्सट्रीम वेदर, जैसे कि आप ओले पड़ना, भारी वर्षा, बहुत तेज हवा का चलना, तो इस सब की भविष्यवाणी में भी सुधार हुआ है। और सुधार इस हद तक कि एक हम लोग कहते हैं फॉल्स अलार्म रेशियो, ठीक है, तो वो काफ़ी कम हो गया है, काफ़ी कम हो गया है। 10% के नीचे आ गया है फॉल्स अलार्म रेशियो पिछले 5-6 सालों में। मिसिंग रेट, जब मिस कर जाते हैं, वर्षा हो जाती है, उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है। और भारी वर्षा के डिटेक्ट करने की क्षमता भारत मौसम विज्ञान विभाग की काफ़ी बढ़ी हुई है और इसमें काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री स्किल है, सटीकता काफ़ी अच्छी है। अगर हम कुछ इवेंट्स पर प्रकाश डालें, घटनाओं पर, तो 2015 में जैसे कि सैटेलाइट उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों को भी हम लोग प्रयोग में ला रहे हैं और माइक्रो लेवल तक जानकारी देने की प्रयास की जा रही है। ऐसे ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम बनाए गए हैं, जैसे रैपिड सिस्टम है उपग्रह के आंकड़ों को यूज करके। और रुचिकर पार्ट यह है कि 2015 में बंगलौर में क्रिकेट हुआ था, उसमें 4000 लोगों ने एक दिन में हिट किया था जानने के लिए कि क्रिकेट का उस दिन खेल हो पाएगा कि नहीं। तो वो रैपिड प्रोग्राम को या सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को देख के किया गया था। और तो इस तरह से काफ़ी सुधार की संभावना है और लगातार हम लोग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विभिन्न तरह के एक्सट्रीम वेदर के लिए, चाहे डॉपलर वेदर राडार या उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों को भी यूज कर रहे हैं। और उसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि जब हम स्वचालित यंत्र लगाते हैं तो वो उसी जगह का ऑब्जर्वेशन देता है, लेकिन इनसे स्पेशियल हर जगह का प्रेक्षण मिलता है। जी, तो काफी सारे फायदे हो रहे हैं और इन जानकारियों का लाभ कई तरीके से लिया जा रहा है। डॉक्टर रमेश, हमें ये बताएं कि विदेशों में मौसम के विशिष्ट चैनल होते हैं, कृषि और पर्यटन के लिहाज से तो ये जानकारियां अहम होती है। यहाँ तक कि हम देखते हैं वहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो होते हैं वो भी इन जानकारियों का खूब लाभ उठाते हैं। तो ऐसे में विदेशों की तुलना अगर हम करें अपने देश से, तो यहाँ के मौसम विज्ञान की स्थिति को आपका क्या पाते हैं? इधर जो है हमारा सोलर रेडिएशन जो है इक्वेटर के पास रहने की वजह से ट्रॉपिकल कंट्री कहते हैं। सबसे ज़्यादा इक्वेटर के पास वाला कंट्रीज़ में सोलर रेडिएशन का ज़्यादा होता है। जो हमारा प्रोसेसेस जो है सोलर रेडिएशन से रिलेटेड है। सनशाइन होने के बाद, डे सनराइज होने के बाद जो कन्वेक्शन होती है, मॉइस्चर जो है, ऑपरेशन जो है समुद्र से हो या ज़मीन से हो, वो सब जो है क्लाउड्स के रूप में बनता है, उसको कन्वेक्शन कहते हैं हम। वो एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय सोलर रेडिएशन। इसलिए ये प्रोसेस जो होता है हमारा वेदर जो है ड्रिवन बाय ए फिजिकल प्रोसेस, सोलर रेडिएशन ड्रिवन फिजिकल प्रोसेस। इसको समझने के लिए हमें यंत्र चाहिए, वो नेटवर्क चाहिए। सो अभी तक उस तरह का नेटवर्क सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था, ग्राउंड सिस्टम, उस पूरा प्रोसेस को समझने के लिए। अलग अलग टाइम स्केल में भी ये प्रोसेस डेवलप होते हैं। बिकॉज जो थंडरस्टॉर्म कहते हैं, ओले पड़ने वाला, लाइटनिंग वाला है, बहुत ही लोकली एक ही डिस्ट्रिक्ट का एक क्लस्टर ऑफ विलेजेस में होता है, सब जगह नहीं होता है। उस स्केल को समझने के लिए उस स्केल का मेजरमेंट्स भी तो चाहिए। जब तक उस टाइप का सिस्टम नहीं बना है वो प्रोसेस को समझेंगे नहीं। जब तक समझेंगे नहीं उसको मॉडल में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, कॉर्पोरेट करने के बाद इंप्रूव आएगा। इसीलिए ये प्रोसेस स्लो हुआ है। विदेशों में इस टाइप की सोलर रेडिएशन से ड्रिवन प्रोसेस नहीं है उनका।
उनका नॉर्मल एटमॉस्फेयर कंडीशन से ही बदलाव होता है, इसलिए उनका प्रिडिक्शन करना आसान है ठीक है। मुकाबले जो है इक्वेटर के आसपास वाले देशों में करना। जी बिल्कुल, भारत जैसे देश में चुनौतियां और ज्यादा बहुत बड़ी है। शांतन जी, ये बताएं कि मौसम की जो सटीक जानकारी है, ये जानकारी खेती और अर्थव्यवस्था के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, ऑलमोस्ट 52% ज़मीन जो है, खेती का ज़मीन जो है वो मौसम के ऊपर निर्भरशील है। जी। और खाली इट्स नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन साउथ वेस्ट मानसून, जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, उस जो 3 महीने का नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है अक्टूबर टू दिसंबर, तो उस पे भी खेती के डिपेंडेंट है। जैसे इस बार पूरे देश में साउथ वेस्ट मानसून नॉर्मल रहा है, मगर नॉर्थ ईस्ट मानसून डेफिशिएंट होने के कारण 5 राज्यों में, खासकर साउदर्न इंडिया में, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में बहुत भयानक सूखा है, तो किसान उसको जूझ रहा है। और अर्थव्यवस्था अगर देखेंगे, इकोनॉमी का स्टेट देखेंगे, जैसे 2014 और 15 में डेफिसिट मानसून, साउथ ईस्ट मानसून था, 12% और 14% डेफिसिट था। उसमें कृषि विकास दर जो है वो एक तो 2014-15 में 0.2% कॉन्ट्रैक्शन हुआ, 15-16 में खाली 1.2% बढ़ा है, और इस साल का नॉर्मल मानसून, 2016 का नॉर्मल मानसून होने के कारण एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ के 4.2% हो गया है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। खाली किसानों का आय, इनकम के बारे में ही नहीं, बाकी खेती किसानी से जुड़े हुए जितने कंपनी है, सीड हुआ, फर्टिलाइजर हुआ, कंज्यूमर गुड्स कंपनी, तो सारे के बहुत सारे सभी इनसे किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। नागर जी, किसान नेता होने के नाते आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपका जो मौसम पूर्वानुमान है उसको लेकर आपकी क्या राय है? किसानों को इसकी जानकारी पहली बात तो बहुत कम मिल पाती है। किसान इतने जागरूक नहीं हो पा रहा पूरे देश में कि वो किसान चैनल से जुड़ सका हो। बहुत जगहों पर अभी यही पता नहीं है लोगों को गांवों में कि किसान चैनल चल रहा है। इसके लिए भी हमें, हमारी सरकार को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि किसानों तक किसान चैनल कैसे पहुंचे, क्योंकि अब सटीक जानकारी, सबसे अच्छी जो जानकारी दे रहा है वो किसान चैनल दे रहा है, एक बात। दूसरी बात ये है कि यदि किसान अपनी प्लान, अपनी योजना बनाता है मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार, तो उसका ही नहीं बल्कि देश, किसान ही अच्छी पैदावार फसल नहीं प्राप्त करता, बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत नहीं होती, बल्कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में भी बढ़ोतरी होती है। मेरा ये मानना है कि जब से ये पिछले 6-7 वर्ष से लगभग सटीक जानकारी होने लगी है, और जो किसान जागरूक हैं और पूरी तरीके से जानकारी हासिल करके अपनी फसल को बचा भी लेते हैं, वो प्राकृतिक प्रकोप से बचा भी लेते हैं, और जो बढ़िया फसल कर सकते हैं मौसम के अनुकूल वो भी कर लेते हैं, तो इससे उनका, किसानों की भी भलाई है और पूरे देश की भी भलाई। बिल्कुल, तो किसानों की भलाई इस बात से जुड़ी हुई है, जो मौसम पूर्वानुमान है वो सटीक हो और उसका फायदा किसान भी उठाए। शांतन जी, ऐसे में हमने देखा है कि विश्वसनीयता एक बड़ी चीज है। अगर विश्वसनीयता होगी तभी किसान उस जानकारी का लाभ लेंगे, और पिछले दिनों हमने देखा भी कि किस तरह से जो प्राइवेट फोरकास्टर्स हैं उनके मुकाबले में जो सरकारी संस्था है उसके द्वारा जो पूर्वानुमान दिए गए हैं वो ज्यादा सटीक साबित हुए हैं, तो इससे विश्वसनीयता भी बढ़ी है। हाँ, जैसे 2014, 15 और 16 में IMD का फोरकास्ट बहुत ही अच्छा था। खाली एकमात्र खाली साउथ वेस्ट मानसून के बारे में ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट मानसून का भी अनुमान सही रहा है। और इनफैक्ट जो एक ओले गिरने का संभावना रहता है गेहूं का फसल जब पकता है, 2015 में IMD ने पहले से ही बता दिया था ऐसे होने जा रहा है, और वो सटीक निकला है। तो इससे किसानों का प्लानिंग में तो खास करके अच्छा ही हुआ होगा। वो जानकारी जो मिलती है उन्हें भारत मौसम विज्ञान विभाग के जरिए उन जानकारियों का वो लाभ ले सकते हैं, और जिस तरह के जोखिम सामने अगर नजर आते हैं तो उससे बचने के लिए पहले से उपाय भी कर सकते हैं।
डॉक्टर सिंह, आप हमें ये बताएं कि जिस तरह से कई चुनौतियों की भी बात हो रही है भारत जैसे देश में, लेकिन विदेशों में ऐसी स्थिति नहीं है और यहाँ पर जानकारी के पहुंच की भी बात हो रही है किसानों तक, जैसा कि नागर जी ने इस बात को उठाया। आप बताएं यहाँ पर कि किस तरीके से ये जो जानकारी है इसे किसानों तक पहुंचाया जा रहा है और किस हद तक पहुंचाया जा रहा है। जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए जो प्रचलित माध्यम है, जैसे रेडियो हुआ, दूरदर्शन में डीडी किसान का भी बहुत बड़ा अहम रोल है जी। अखबार हैं और इसके अलावा किसान कॉल सेंटर, इन सब से तो जानकारी किसानों को दी जा रही है अपने फोरकास्ट के बारे में और फोरकास्ट के आधार पर क्रॉप संबंधित जो भी उनके बचाने के उपाय होने चाहिए उसके बारे में। इसके अलावा सबसे प्रभावी माध्यम जो एसएमएस के थ्रू किसान के मोबाइल पर सूचना पहुंच रहा है, ये पिछले 4-5 सालों में शुरू हुआ है और काफ़ी हद तक ये प्रभावी है। हाँ, एक यहाँ पर जरूर मुद्दा है कि हम क्या सभी किसानों तक पहुंच पा रहे हैं। अभी जो नंबर है, संख्या है किसान भाइयों तक पहुंचने की, वो लगभग 2 करोड़ के आसपास है जी। और इस 2 करोड़ संख्या तक किसानों के सप्ताह में 2 बार, मंगलवार और शुक्रवार को ये सूचना जारी की जाती है और पहुंचाया जा रहा है। जी डॉक्टर रमेश, विदेशों में जो मौसम पूर्वानुमान है इसकी जानकारी किसानों तक पहुंचे, इसके लिए काफी मदद दी जाती है। उस लिहाज से भारत में क्या स्थिति है? भारत में जो इंफॉर्मेशन है किसानों को पहुंचाने का वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरी कहते हैं ना, वेदर इंफॉर्मेशन से क्रॉप के लिए एडवाइजरी भी बनाई जाती है। हमारे 130 सेंटर हैं, वहाँ से हर डिस्ट्रिक्ट के लिए बनता है। एक एक सेंटर जो है 4 से 6 डिस्ट्रिक्ट्स का एग्रो एडवाइजरी बनाता है वेदर इंफॉर्मेशन से, जो मंगलवार और शुक्रवार का जो हमारा बुलेटिन निकलता है अगले 5 दिनों के लिए, उसके आधारित करके वो क्रॉप स्पेसिफिक एडवाइजरीज बनाते हैं हर डिस्ट्रिक्ट का। उससे हम उसी डिस्ट्रिक्ट का जो फार्मर्स डेटाबेस है उसको बिल्ड कर रहे हैं उसी सेंटर में, ताकि उसी सेंटर से उधर से सीधा जो फार्मर्स का डेटाबेस जैसा बिल्ड होता जाएगा उससे हम डायरेक्टली पुश कर सकते हैं फार्मर को। देन उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन फार्मर चाहते हैं, हमारा जो कॉल सेंटर है, IVRS नंबर हैं, उसके थ्रू आके हमारा विशेषज्ञों से जानकारी और ले सकता है, अधिक जानकारी ले सकता है। हम जो है इसको अभी जैसा हमारा कोलीग ने बताया, पैनलिस्ट ने बताया, 52% से 55% तक वर्षा आधारित सिंचाई देश में होती है। नहर आधारित सिंचाई जो है बहुत कम है उसके मुकाबले। सो इसी एरिया में भी जो न्यूट्रिशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ना, जो सो पल्सेस है, ऑयल सीड्स है, सीरियल्स है, ये बहुत जरूरी है हमारा संतुष्ट आहार के लिए भी। चावल गेहूं दूसरी जगह से बनने से भी, बट इसकी जो तीनों चीज़ों का जो है उसकी पैदावार समृद्धि के साथ हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हम जो है रेनफेड एग्रीकल्चर का और इरिगेटेड एग्रीकल्चर, कैनाल बेस्ड इरिगेटेड एग्रीकल्चर का, इस दोनों का डिस्टिंक्शन जो है हमारी बुलेटिन में इस साल से लाएंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, ताकि जानकारी से आगे भी कई ऐसी कार्य योजनाएं तैयार की जा रही है। डॉक्टर रमेश, यहाँ पे पूर्वानुमान की बात हो रही है, तो एक अहम पूर्वानुमान पिछले दिनों आया है कि इस बार ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना जताई जा रही है। क्या कारण है इसके पीछे? गर्मी जो है जलवायु परिवर्तन जो ग्लोबली हो रहा है उसका तो असर है, हमारा देश ही नहीं है, सारा देश जो है गर्मी की प्रकोप से झेल रहे हैं। एंड इंडिया का मुकाबला देखेंगे ना, अब 2014 में जो IPCC जो है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, वो जो है बेस्ट साइंस आधारित किया है, वो 0.86 डिग्री का वार्मिंग हुआ था ग्लोबली। अभी जो है इस साल अंत तक 2016 का अंत तक 1 डिग्री से 1.04 डिग्री की वार्मिंग हो गई है, पूरा वर्ल्ड एवरेज है। बट इंडिया में आप देखेंगे अभी जो है 0.86 से 0.9 डिग्री तक की वार्मिंग हुई है। ये 1901 से 2016 तक का वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग से इंडिया वार्मिंग जो है कम है। ग्लोबली जो 1.04 डिग्री का हुआ है, इंडिया में अभी तक 0.86 से 0.91 तक। तो ग्लोबली भी आप कंपेयर करेंगे हमारे ऊपर असर कम है, बट फिर भी हमारे जो देश जो है गर्मी का देश है, समर में हमें बहुत जगह जो है 40 से 45 डिग्री का तापमान सामान्य रूप से रहता है, उसके ऊपर 1 डिग्री भी रहेगा ना, बहुत ज़्यादा असर करेगा लोगों के जीवन पे और फसलों पे ज़्यादातर। डॉक्टर सिंह,
यहाँ आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि बताया डॉक्टर रमेश ने कि वैश्विक आधार पर अगर देखें तो कम यहाँ पर जो तापमान में वृद्धि है वो देखी जा रही है, लेकिन फिर भी इसका असर पड़ता है। तो किस तरह का असर यहाँ की फसलों को पड़ने जा रहा है अभी, और किसानों को किस तरह से सचेत रहना चाहिए? तापमान बढ़ने से फसलों पर प्रभाव पड़ेगा। फसलों का पूरा अवधि फसल चक्र का कम होता है जी। और तापमान बढ़ने से मौसम में भी परिवर्तन होते हैं, तो उसका भी असर पड़ता है। अब फसल पर जो प्रभाव पड़ रहा है, जैसा कि महानिदेशक महोदय ने बताया कि जिला स्तर पर हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर कृषि मौसम विशेषज्ञ एडवाइजरी बनाएं, SMS के थ्रू भेजें, उसमें राज्य सरकार के अधीन जिला कृषि अधिकारी का भी इनपुट जाए, फीडबैक जाए, जो कि सभी जिले स्तर पर किसानों के प्रतिनिधि के रूप में हमें पता चलता रहेगा कि उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, किस तरह का फसल चक्र वो ले रहे हैं, और जो एडवाइजरी में हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं वो भी चीज़ें इंक्लूड की जाए, जिसमें कि तापमान के बढ़ने संबंधी या और भी कोई वेदर संबंधी घटना होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें अपने SMS या एडवाइजरी में हम इंक्लूड कर सकें। तो एक काफ़ी एम्बिशियस प्लान है। जी बिल्कुल, यानी कि मौसम संबंधी जो भी जानकारी है वो किसानों तक जल्द से जल्द पहुंचे और वो उसका लाभ ले सके, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। इसी के साथ समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी वाद संवाद जारी रहेगा, मौसम विज्ञान और किसान। आप बने रहें हमारे साथ। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम वाद संवाद में आपका फिर से स्वागत है। मौसम विज्ञान और किसान, इस वाद संवाद को आगे बढ़ाने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। किसानों तक मौसम की हर छोटी से छोटी जानकारी पहुंचाने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग का कृषि मौसम विज्ञान प्रभाग है। इस विभाग का काम फसलों पर प्रतिकूल मौसम के प्रभाव को कम करना और कृषि उपज बढ़ाने में मौसम संबंधी आंकड़ों का उपयोग करना है। कृषि मौसम विज्ञान प्रभाग पुणे कई तरीकों से मौसम और खेती से जुड़ी जानकारी किसानों तक पहुंचा रहा है। समाचार बुलेटिनों द्वारा किसानों तक मौसम और खेती से जुड़ी हर जानकारी पहुंचाई जा रही है। कृषि सलाह से जुड़े ये समाचार बुलेटिन कई स्थानीय भाषाओं में रेडियो के जरिए किसानों तक पहुंचाए जा रहे हैं। खेती और किसानों से जुड़े ये समाचार आप दूरदर्शन किसान और आकाशवाणी पर सुन सकते हैं। मॉनसून के दौरान रोजाना सुबह भी किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। इसमें जिलों के हिसाब से अगले 48 घंटों के मौसम का हाल बताया जाता है। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है और उसका खेतों में खड़ी फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही बचाव के उपाय की जानकारी भी किसानों को बुलेटिन द्वारा दी जाती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से करीब 205 शहरों के लिए मौसम का तात्कालिक अनुमान और लगभग 200 शहरों के लिए 5 दिन का पूर्वानुमान दिया जा रहा है। कृषि मौसम विज्ञान के क्षेत्र में इसरो और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के सहयोग से बहुत से नए तौर तरीके विकसित किए गए हैं। विभाग की ओर से कृषि मौसम सेवा पर नए सिरे से काम किया जा रहा है। भारत सरकार के कार्यक्रम कृषि मौसम सेवा के तहत कृषि विभाग के साथ मिलकर जिला स्तर पर मौसम और कृषि से जुड़ी जानकारी किसानों को दी जा रही है। फिलहाल कृषि मौसम सेवा के तहत 130 ऑफिस हैं, जिनकी संख्या बढ़ाकर 660 की जा रही है। जल्द ही ग्रामीण कृषि मौसम सेवा को ब्लॉक लेवल पर ले जाने की कोशिश है। फिलहाल जिला स्तर पर ही पूर्वानुमान से जुड़ी सेवा दी जा रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से दी जा रही सेवाएं जलवायु, सिंचाई, कृषि और समुद्र विज्ञान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इन जानकारियों से आम लोगों के साथ साथ किसान, मत्स्य उद्योग और जल प्रबंध से जुड़े लोग भी लाभ ले पा रहे हैं।
तो अभी आपने रिपोर्ट देखी, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर रमेश, अब कितने समय पहले किसी खास इकाई यानी कि गांव, पंचायत या ब्लॉक के मौसम का अंदाजा लगाया जा सकता है? ये अभी 19 तक जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट वाला सेंटर्स जो है, हर डिस्ट्रिक्ट में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के सहयोग से हर डिस्ट्रिक्ट में उनका कृषि विज्ञान केंद्र है। और उसी कृषि विज्ञान केंद्र में हमारा यूनिट भी एस्टेब्लिश करके अभी तो 130 जगह है, वो सारा डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं कंट्री का, 660 डिस्ट्रिक्ट। अब जो है 660 डिस्ट्रिक्ट में हमारा ऑफिसी यूनिट खोलेंगे कृषि विज्ञान केंद्र के साथ। उसका कंप्लीट जो है 2019 तक कंप्लीट किया जाएगा। टारगेट है मार्च 2019 तक जो है हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र के साथ हमारा जो मौसम विभाग का जो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा का यूनिट उसके साथ स्थापित करे। उसके अनुसार उसके बाद जो है तब तक जो पूरा किसानों का डाटाबेस भी SMS का जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर में डाटाबेस जनरेट करना है, इंस्टॉल करना है। उसके बाद जो है हम सब डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, ब्लॉक लेवल में और अदर एरियाज में। बिल्कुल। तो कोशिशें लगातार जारी है और जो पूर्वानुमान है वो दिए जा रहे हैं, बुलेटिन तो जारी किए ही जा रहे हैं। नागर जी, ये बताएं कि ये जो सूचनाएं हैं वो क्या किसानों तक सही समय पर ये सूचनाएं पहुंच पा रही है? सूचना बिल्कुल सटीक समय पर पहुंचती है और किसान अगर अपने आप जागरूक हो जाएं तो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा लाभ उठा सकते हैं जी। मौसम विज्ञान ने भारतीय किसान को एक इतना अच्छा साधन दे दिया है कि वह अपनी उपज को भी बहुत आगे बढ़ा सकता है जी। मैं ये बात कह सकता हूं कि अभी बहुत पहले ही बता दिया गया था कि इस बार गर्मी कुछ ज्यादा रहेगी। बिल्कुल। और जैसे कि अभी बताया जा रहा है, कई दिन से अखबारों में भी आ रहा है कि इस बार मार्च में गर्मी ज्यादा हो गई है। तो जो किसान अपने गेहूं के खेत में जिन्होंने पानी लगा दिया है उससे पहले, तो वो उसकी हवा भी बहुत तेज चली है कई दिनों से, उसमें उनको भी फायदा मिलेगा और जो गेहूं जो बढ़िया पकना चाहिए था वो बढ़िया पक भी जाएगा अगर किसान ने ध्यान दिया। सवाल है कि किसान कितना ध्यान देता है अपनी खेती किसानी पर और मौसम विज्ञान के अनुसार उसका सामंजस्य किसान कितना बैठा पाता है। जी, शांतन जी, आपका अनुभव क्या कहता है? किसान कितना इन जानकारियों का लाभ है वो ले पाता है? देखिए, एक तो प्रॉब्लम ये है कि जब मानसून डेफिसिट होता है, मतलब ओवरऑल जब मानसून नॉर्मल होता है, मगर कुछ लोकलाइज्ड पॉकेट्स में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाता है। तो जैसे एक जिला में जब मैं जब महाराष्ट्र गया था फॉर इंस्टेंस, तो एक जगह पे बारिश हो रहा है, एक ब्लॉक में, उसके बगल वाला ब्लॉक में मतलब 1-1.5 महीने तक बारिश नहीं हो पाया है। तो हम लोग का, जैसे रमेश जी ने जैसे बताया कि हमारा मतलब फोरकास्टिंग कितना लोकलाइज्ड हो पाएगा और कितना जल्दी किसानों के पास पहुंचा जाएगा, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भरशील होगा। और एक बात भी है कि अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होने के बाद, जैसे अभी इतने सारे, जैसे पहले 20% फार्मर्स वर एनरोल्ड इन क्रॉप इंश्योरेंस, अभी 26% किसान इसके साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज ये मॉनसून का डेटा यूज़ करते हैं। तो ये सेंटर बढ़ने से किसान को मुआवजा मिलने में भी सुविधा होगा। बिल्कुल, एक फायदा ये भी यहाँ पर नजर आता है। चलिए, अब यहाँ पर कई किसान मौजूद हैं, उनके अनुभवों को भी हम जानते हैं और बात करते हैं इनसे। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोग हैं जो मौसम पूर्वानुमान है उसका इस्तेमाल करते हैं अपनी खेती किसानी में उसके अनुसार? चलिए, काफी किसान हैं, किस तरीके से ये जानकारी आप लोगों तक पहुँचती है, क्या कहना चाहेंगे? मौसम की जानकारी जो पूछते हैं तो कॉल सेंटर, किसान कॉल सेंटर से पूछते हैं। ठीक है। क्या इसके अलग भी कोई कॉल सेंटर ऐसा है जो मौसम की जानकारी पूछी जाए? अच्छा, ये जानकारी आप लेना चाहते हैं, आइए पूछ लेते हैं। डॉक्टर रमेश, बताएं। ये है हमारा मौसम विभाग का भी
फ्री कॉल वाला सिस्टम है, IVRS सिस्टम है, उसको और एक्सपेंड करेंगे ताकि जो हर डिस्ट्रिक्ट का जो फसल का अलग अलग फसल का जो है जानकारी उसी के अंदर जोड़ा जाए। ये सब हम प्रयास करेंगे इस साल में, ताकि किसान कॉल सेंटर के अलावा हमारा डिस्ट्रिक्ट सेंटर में भी, हमारा स्टेट में जो मौसम केंद्र है उधर से भी आप जानकारी ले सकते हैं। इसका भी प्रावधान करेंगे हम। बिल्कुल, तो ये एक अच्छी पहल होने जा रही है। विजय, कुछ आप भी कहना चाहते हैं? 10-11 मार्च में अखबार में आई है कि भाई बारिश होने वाली है, कहीं हल्की कहीं ज़्यादा, उसके साथ हवा भी चलेगी। तो कुछ लोग पानी दे रहे थे और मैं सुबह घूमने के लिए जा रहा, फिर शाम को जब टहलने लगा तो मैंने उनसे कहा भाई पानी मत दो, बारिश होगी, अखबार बता रहे हैं। और तो जिन्होंने पानी दे दिया, हमारे जई बहुत बढ़ रही, वो लड़का हमारा कर लगा पापा हम पानी दे दें, मैंने कहा पानी मत देना, बारिश होगी, अखबार बता रहे हो, मौसम बड़ो स्टीक बता रहे हो, जो अखबार में आते हैं उसी के हिसाब से हो रहा है। उसके बाद में जब अगले दिन मैं गया तो धर के जो बारिश जो झाई सी चली ना, जिन्होंने पानी दे दिया उनके गेहूं सब लौट गए, उनका नुकसान होगा, कोई मान जाते। मैं कह रहा हूं उनसे भाई पानी मत दो, जी, कम से कम ये तो देख लो 2 दिन की बात है, 2 दिन के बाद दे देना। चलिए। अगर ना 2 दिन में कुछ नहीं हो रहा, और जिन्होंने पानी नहीं दिया उनके खड़े हैं और ठीक पके हैं। तो ये अच्छी बात है कि आपने जानकारी का लाभ उठाया। जी, जो वैज्ञानिक जो दे रहे हैं वो स्टीक बात दे रहे हैं, अखबार में जो आ रही है वो बिल्कुल सही आ रही है, अगर उस पर चले था। भाई चलिए, हमें उसका ज्ञान नहीं है लेकिन अखबार तो देखते हैं हम, उसमें देख लें मौसम क्या कह रहे हो, तापमान ज्यादा है या बादल होंगे। तो मेरा मतलब ये, पहले तो हम ये अंदाजा लगाते थे, पहले की बात बता रहा हूँ, जब हम 40 साल पहली बात कर रहा हूँ, चिड़िया रेत में नहा रही है तो हम कह रहे बारिश होगी। ये अंदाजे थे लोगों के। लेकिन अब विज्ञान ने तरक्की की है तो उसका लाभ भी किसान ले रहे हैं। चलिए, और बाकी किसानों के भी अनुभव जानते हैं यहाँ पे। जी, बताएं अपने अनुभव के बारे में। हाँ जी, हमको अनुभव ये है कि हम पहले जो काफ़ी दिन पहले हम बारिश का अनुमान ऐसे ही लगाते थे जैसे कि हवा से हवा चलती थी, तो उसमें हमारे बर्तन भी नमी आ जाती और पानी में भी हम टेस्ट जो है कुछ और ही हो जाता था। अभी वैज्ञानिक ने इतना हमको बता दिया कि हम अपनी टीवी पे भी देख लेते हैं, और जो हम अखबार पढ़ते थे उसमें भी ये होना कि फलान टाइम पे ऐसे बारिश होने वाली है, तो हम अपने पशुओं को और अपनी फसल पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ये हमने अंदाजा लगाया। बिल्कुल। चलिए, तो वक्त के साथ साथ आप लोगों ने भी काफ़ी तरक्की की है। जी, बताएं। देखिए, जो जानकारी किसान को दी जा रही है, महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है कि सब किसानों के पास तो फ़ोन भी नहीं है। सब लोग रेडियो से, टेलीविज़न का टाइम भी ठीक से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि खेती का जो काम है वो इस तरह का है कि उसमें टाइम टेबल महत्वपूर्ण नहीं है सबके पास। एक बात ये सही है कि फ़ोन के द्वारा मैसेज भेज दें, बच्चे हैं किसान के, पढ़े लिखे बच्चे जो लगे रहते हैं, उनसे हमें जानकारी हो जाती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सरकार को ये चाहिए कि सरकार को, जो अभी हमारे वैज्ञानिक साहब बात कर रहे थे, रमेश सिंह जी, कि हम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कृषि सलाहकार अगर हम एक अपॉइंट कर दें, तो वो जा कर के अगर किसानों की मीटिंग लेकर के उस चीज़ को बताएंगे, तो मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा क्रांति होगी। डॉक्टर रमेश, कुछ कहना चाहेंगे आप? या इसके बारे में 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। जो जब बारिश की सूचना अगर दी गई, अगर खरीफ सीजन में तो बारिश तो लगातार आती है, बट रबी सीजन में अगर बारिश का अगर आने का संभावना दी गई, अगर बोरवेल से पंप करके फिर भी आप सिंचाई करेंगे, पानी देंगे, उसकी जो है खर्चा अलग से ऊपर, नुकसान फसल का ऊपर जो होगा वो बताया है महोदय ने। उसके अलावा जो खर्चा जो कर रहे हैं वो भी बच सकता है। पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक एस्टिमेट है 2014 में, जो अवॉइड किया है इरिगेशन को बारिश की पूर्वानुमान के अनुसार, उससे लगातार 1400 करोड़ की कम खपत हुई है बिजली का। उतना फायदा तो फार्मर्स को मिला है। फ्री बिजली तो सरकार दे रही थी उधर, बट फिर भी सरकार को इतना तो बचत हुई है। सो अपनी हिसाब से इसका बेनिफिट भी सरकार को मिलेगी। अगर अपनी पंप सेट से चलाएंगे, अपनी बोरवेल का पंप से बिजली इस्तेमाल करेंगे, उसका भी बचत होगा। सो डबल बेनिफिट है उसमें। और दूसरा जो है, कृषि विज्ञान केंद्र के अनुसार हम जो काम करने जा रहे हैं उसका यही है, वहाँ जो है किसान मेला हो, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है, विलेज एग्रीकल्चर असिस्टेंट है, इन लोगों के साथ समन्वय करेंगे हम हर डिस्ट्रिक्ट के साथ, तभी उनकी जो हमारी जानकारी सबसे नीचे स्तर तक पूरा एग्रीकल्चर कम्युनिटी को पहुंचाया जाए, यही हमारा ख्वाहिश है। बिल्कुल। डॉक्टर सिंह, कई बातें, कई अनुभव के बारे में बताया यहाँ पर किसानों ने, कुछ आप भी उसमें जोड़ना चाहेंगे? ये बातें निकल कर आए।
इसमें जैसा कि नागर साहब ने पहले कहा था कि किसानों को जागरूक होना पड़ेगा, और डॉक्टर रमेश जी ने भी बताया कि जैसे किसान मेला इस सब के थ्रू, तो ये भी एक सभी किसानों तक एसएमएस पहुंचना और किसान उसका सदुपयोग करें, तो इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग आप कह लें, चाहे फार्मर अवेयरनेस कह लें, किसानों की जागरूकता बढ़ाना बहुत बड़ा काम है, जिसको कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिल के करना पड़ेगा, और निश्चित तौर पर किसान भाइयों की तरफ से तत्परता होनी चाहिए इसमें हिस्सेदारी लेने की। बिल्कुल, सूचना क्रांति का अहम रोल है इसमें, और इसका इस्तेमाल जो है वो किया भी जा रहा है। शांतन जी, ऐसे में आप क्या देख रहे हैं ज़मीनी स्तर पर कि कितना जो है किसान वो जागरूक हुए हैं, और क्या स्तर आपको नज़र आ रहा है? देखिए, एक बात तो ये है कि जैसे साउथ वेस्ट मानसून का जो फोरकास्ट आता है वो जून में मानसून शुरू होता है, मगर मार्च तक मतलब अप्रैल में कम से कम किसान को पता लग जाता है। और पिछले 3 सालों में हम लोग देखे हैं कि अप्रैल में मतलब 2 महीने पहले किसान को पता लग जाता है कि इस बार बारिश कैसे होने जा रहा है। अगर मौसम विभाग की तरफ से सूखी फसलों के अनुसार, जैसे रमेश जी ने पहले बताया, उसका ज़्यादातर जानकारी दिया जाए, लोकलाइज्ड फोरकास्ट किया जाए कि यहाँ पे पल्सेस कर रहे हैं, अरहर कर रहे हैं, जो ऑयल सीड्स कर रहे हैं, तो उसमें लोकलाइज्ड फोरकास्ट, डिस्ट्रिक्ट वाइज फोरकास्ट और भी अच्छा मतलब सेग्रीगेटेड फोरकास्ट दिया जाए, तो फिर किसानों को और भी उससे फ़ायदा बिल्कुल। नागर जी, जैसा कि बताया यहाँ पे डॉक्टर रमेश ने कि किस तरह से बचत हो सकती है, किसानों की बचत होगी यानी कि मुनाफा बढ़ेगा, तो किसानों की आय को जो बढ़ाने का लक्ष्य है उस दिशा में भी ये एक अहम भूमिका सटीक पूर्वानुमान की है। 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। बिल्कुल। उस आमदनी दुगनी करने का कोई मंत्र नहीं है। उस आमदनी दुगनी करने के लिए प्रधानमंत्री के ये प्रयास हैं, और उन प्रयासों में एक ये भी है कि पूर्वानुमान सटीक बैठ जाए और उसकी जानकारी प्रत्येक किसान के पास पहुंचे। जो किसान खेती करता है उसके सबके पास ये जानकारी पहुंच जाए, तो निश्चित रूप से किसान की उपज भी बढ़ेगी, किसान खुद अपने आप संपन्न होगा और देश भी संपन्न होगा। मैं कहता हूं सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी, तो अपने आप ही देश की तरक्की होगी। बिल्कुल। तो शांतन जी, आपका आकलन क्या कहता है, अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होगी इससे, और खास तौर पर जिस तरह से इन्होंने बताया है कि जल संसाधन ये सीमित है हमारे पास, उससे किस तरह से उसका संरक्षण कर सकते हैं अगर मौसम पूर्वानुमान का हम सटीक तरीके से इस्तेमाल करें, ऊर्जा की जो खपत है उसे कम कर सकते हैं, ये सब बातें मायने रखती हैं। जैसे 2014 में जब ठीक से बारिश नहीं हुआ था, 14 और 15 में और 16 में मानसून मोरलेस नॉर्मल था, उसमें एक साल में 15 और 16 में हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है 252 मिलियन से बढ़ के इस साल का अनुमान है 270 मिलियन टन तक जाने का। मगर ये ऑफ कोर्स फूड ग्रेन प्रोडक्शन अच्छा होगा, कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगा, इकोनॉमी में एक रिवाइवल होगा, मगर हम लोग ये भी देखते हैं कि जिस साल बारिश अच्छा होता है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, किसान को फसलों का दाम उसके हिसाब से नहीं मिल पाता है, तो ये काउंटर इफेक्ट भी होता है। और लोकलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट्स तो है ही, मगर मौसम के पूर्वानुमान से मतलब किसान तो लाभ उठा ही रहे हैं उसका। बिल्कुल। आइए और भी किसानों से यहाँ पे बात कर लेते हैं। जी। जब से मौसम के बारे में पता लगा है तो हमको बहुत बड़ा फायदा हुआ। अच्छा। जैसे कि हम आलू लगाने ले गए थे अपना, और तो थोड़ी घटा हुई तो मौसम बिगड़ा, तो हमने जो मौसम विभाग वालों से पूछा, उन्होंने कि बहुत तकड़ी बारिश होने वाली है। अच्छा। आप अपने आलू वापस ले जाओ। इतनी तकड़ी बारिश हुई, नहीं तुम बर्बाद हो जाए, तो बीज खत्म हो जाता। अब जैसे हमें आलू में पानी लगाना, तो हम देख रहे हैं भाई मौसम खराब है, पैदावार ना, तो वो बता देते हैं कि पानी मत दो, 2-4 दिन में 1-2 दिन में बारिश हो सकती है। तो इस विभाग से खुलने से हमें बहुत बड़ा किसानों को फायदा, लेकिन जानकारी हर किसान को नहीं हो पाती। जी, जानकारी हर किसान को नहीं हो पा रही, लेकिन जिन्हें मिल रही है उन्हें फायदा मिल रहा है। मैं चाहूंगी पीछे जो लोग बैठे हैं उनमें कोई अपने अनुभव के बारे में बताएं। जी। अभी हमारे आलू बोते हैं, तो मार्च में शुरू में हमने जब खुदाई लगनी थी तो मौसम के बारे में नेट पर देखा, और देखने के बाद जब ये पता पड़ा कि 3-4 दिन बाद बारिश है, तो जैसे हमारे कोई खेत ऐसे हैं बालू के हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें पानी भर जाता, तो पहले हमें मौसम की जब जानकारी हो गई तो हमने जो खेतों में पानी की संभावना ज़्यादा थी हमने
उनको पहले खोदा। जी तो मौसम से बहुत जानकारी होने से बड़ा काफी फायदा लाभ हुआ हुआ। है आपको भी। जी फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम वाद संवाद में आपका फिर से स्वागत है। मौसम विज्ञान और किसान पर वाद संवाद के हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। बहुत सारे किसान यहां पर मौजूद हैं। आइए उन्हीं के पास चलते हैं और जानते हैं क्या कुछ सवाल वो पूछना चाहते हैं मौसम विज्ञान से जुड़ा हुआ, चूंकि खेती करते हैं और मौसम का गहरा संबंध है। तो कौन कौन है आप में से जो सवाल पूछना चाहेंगे? जी पूछें। डॉक्टर साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे इन्होंने गर्मी के बारे में बताया कि अभी कुछ पॉइंट करके बताया कि इतनी गर्मी ज्यादा होने वाली है। जी जी। क्या बरसात के बारे में बताओगे? आगे धान की फसल बुनने वाली है कि बारिश कितनी होने वाली है, या कितने दिन पहले अनुमान उसका लग जाएगा कि जिससे हम धान बोए, ज्वार बोए या बाजरा बोए? ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर सिंह आप जवाब देना चाहेंगे इसके बारे में? धान, ज्वार, बाजरा ये तो खरीफ सीजन के फसल हुए, और इनके लिए बरसात की जानकारी अभी देना, तो भारत मौसम विज्ञान विभाग लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जारी करता है, और उसमें जो मार्च तक के आंकड़े हैं वो पूरे ग्लोब से इकट्ठा किए जाते हैं, और लगभग 10 से 15 अप्रैल के बीच में उसको प्रोसेस करके फिर क्या स्थिति बनती है पूरे देश के ऊपर 4 महीने जून से लेकर सितंबर के बीच में क्या स्थिति बनेगी बरसात की, अब 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में विभाग जारी करता है ऐसी भविष्यवाणी। उसमें आपको जरूर मैं ये थोड़ा आगाह करना चाहूँगा कि वो पूरे देश के लिए वर्षा है, ना कि किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए, जैसे हरियाणा के ऊपर, चाहे दिल्ली के ऊपर, चाहे वेस्ट यूपी के ऊपर, ऐसा नहीं है। उसका अपडेट जारी किया जाता है जून के शुरू में। जून के शुरू में अपडेट और आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं 15 मई तक, तो उसका फिर से तैयारी की जाती है और विश्लेषण करके जारी किया जाता है। उसमें आपको छोटा क्षेत्र तो नहीं, बड़े क्षेत्रवार हिंदुस्तान के ऊपर और 4 महीने के लिए फोरकास्ट दिया जाता है, और जुलाई के लिए अलग से भी दिया जाता है। जी चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल ले लेते हैं। जी यहाँ पर मौजूद हैं, आप बताएं अपना नाम और क्या सवाल पूछना चाहते हैं? नाम मेरा विनोद गुजर है। मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। सभी किसान भाइयों की फसल जो गेहूं की आने वाली है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसमें मौसम कैसा रहेगा उसके बारे में डॉक्टर साहब थोड़ा सा अवगत करें। 2014-15 में किसान गेहूं से बर्बाद हो चुका है, तो इससे थोड़ा सा प्रमुख फसल है ये, और ऐसे में जानना बेहद जरूरी है। बताएं डॉक्टर। अभी जो है 6 और 7 तारीख के पास में एक वर्षा होगी। वो ज़्यादातर वर्षा जो है हिल्स में ही होगी, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में होगी। हल्की बारिश होगी पंजाब, हरियाणा में बहुत हल्की बारिश होगी, वो भी एक स्पेल होगी, वो भी 6-7 के बीच में। और उसके अलावा 10-12 तारीख जो अप्रैल तक संभावना नहीं है। जी अब जो तापमान है उसमें वृद्धि की संभावना जताई जा रही है, इसका असर क्या पड़ेगा गेहूं के उत्पादन पर? वो तो अच्छी रहना चाहिए, तापमान जो है फसल पकने के लिए अच्छा माना जाता है। जी। बारिश जो है उसकी जो हवा जो निकलती है बारिश के साथ, वो आने की संभावना कम है। एक ही स्पेल की एक्सपेक्टेशन है 10 से 12 तक अब से लेकर, सो पूरा 14-15 दिन का पहले सूचना है ये। कम से कम 6-7 के बारे में 6-7 अप्रैल के टाइम पे एक छोटा स्पेल आने का है। ज़्यादातर वो भी हिल्स में ही होगी, प्लेन में पासिंग शवर होगा। जी 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 बिल्कुल। चलिए और कोई सवाल यहाँ पर पूछना चाहेंगे आप? जी जी पूछना चाह रहा हूँ, पिछले साल गेहूं और भूसा दोनों इतने खराब हो गए, काले पड़ गए, तो अब जैसे टाइम आ रहा फसल कटने को, जैसे भाई साहब ने पूछी है, तो आप बता रहे हैं 6-7 तारीख में बारिश हो सकती है। पिछली बार ऐसा हुआ ना, तमाम गेहूं गिर गया और वो काला पड़ गया, भूस भी बेकार होगा और अनाज भी बेकार हो गया।
नहीं, उस समय तो भारी बारिश थी ना। तो इसलिए हम ये पूछना चाह रहे हैं, अब क्या तो कोई ऐसी स्थिति ना पैदा होगा, ये बात पूछनी चाह रहे हैं। बहुत पिटा पिछली बार। अभी देखिए, अभी अब से 10 तारीख तक आपको बता रहे हैं और 4-5 तारीख को बताएंगे 20 तारीख तक क्या स्थिति रहेगी। पूरा अप्रैल अंत तक तो चलता है आपकी हार्वेस्ट जो है वो देते रहेंगे, हर वीक आपको बताएंगे जरूर। ठीक है। नागर जी यहाँ पर कुछ बताना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो बताना नहीं चाह रहा, मैं तो किसान चैनल से और जो किसानों ने क्वेश्चन किए हैं मैं सबसे बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ और जो हमारे पैनलिस्ट हैं बहुत अच्छे जवाब दिए हैं और सटीक जवाब दिए हैं। और मैं समझता हूँ यही किसान नहीं, जब ये प्रोग्राम को और पूरे देश के करोड़ों किसान देखेंगे तो वो लाभान्वित होंगे। मेरी तो सबसे यही निवेदन है सभी देश के किसान भाइयों से कि वो सब किसान चैनल को अवश्य देखें और फसलों के लिए सबसे अच्छा जो सटीक पूर्वानुमान आ रहा है उसका फायदा उठाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद किसान चैनल को सराहना इसकी करने के लिए। जी, अगर जो मौसम विभाग से अगली फसल बोने तक मई में कोई ऐसा जवाब मिल जाए कि मौसम इस तरह का रहेगा इन 4 महीना के अंदर, तो किसान अपनी फसल बदल के बो सकता है। कम बारिश रहती है तो कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पर धान उगा लेते हैं लोग ज़्यादा बारिश में, और उनको ये पता लग जाता है मौसम विभाग से कि बारिश कम होगी, तो वो अपनी फसल चेंज करके कोई भी फसल उगा करके अपना जीवन निर्वाह करने का काम कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो बारिश कम होने से जैसे धान की फसल नहीं उगा पाती है, ज़्यादा खर्चा आ जाता है, इतनी पैदावार भी नहीं हो पाती है और लास्ट में आकर के वो फसल भी नष्ट हो जाती है। तो इसलिए मेरा डॉक्टर साहब से निवेदन है, मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या मई तक मौसम विभाग की पूरी जानकारी हो जाएगी या नहीं? जी, पहला जो है अप्रैल की 15 और 20 के बीच में आएगा, जून से अगस्त सितंबर तक कैसा रहेगा, और जो मई की एंड में जो हम अपडेट देंगे ना उसका, वहाँ हम बताएंगे देश का किस क्षेत्रों में कम की संभावना है, किस क्षेत्रों में सामान्यतः बारिश की संभावना है, किस क्षेत्रों में सामान्य से ज़्यादा आने की संभावना है। ये जो है फ़र्क जो है हम लाएंगे मई की अंत वाला असेसमेंट में, वो भी जून से अगस्त सितंबर तक की 4 महीने की होगी अपडेट। उसके बाद भी हर एक महीने का हम अपडेट देते रहेंगे। उसके बाद जो अभी तक नहीं दे रहे थे हम इस बार से देने का प्रयास कर रहे हैं। जी, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब, जैसे अब हवा चल रही है 1 हफ्ते से, तो ये हवा कब तक की उम्मीद है जिस तेजी से चल रही है, जिससे फसल हमारे जैसे पेठा है, मिर्च है, बैंगन है, उन्हें नुकसान पहुंचा रही है, कब तक की है? अभी ये तो कम हो जाएगी। अभी बारिश हो रहा था जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल में, उसकी वजह से ये प्लेन्स में हवा चली है। जब वो बारिश खत्म होने वाली है फिर 6-7 को और एक बार आएगी, तब उसके बाद बढ़ सकता है। बीच में अब से 6 तारीख तक कम हो जाएगी। ठीक है। प्राइवेट बॉस ये फोरकास्टर की तरफ से एल नीनो की भी आशंका जताई गई है, ऐसी कोई आशंका है क्या? एल नीनो जो है 4 महीने का बारिश का ऊपर असर करता है। एल नीनो अकेला फैक्टर नहीं है इंडिया का जो मानसून का वर्षा है उसको असर करने का। मानसून का वर्षा जो है असर होता है 3-4 ग्लोबल फैक्टर से। एक हमें मेडन जूलियन ऑसिलेशन बोल के कहते हैं, और दूसरा इंडियन ओशन का जो टेम्परेचर है ईस्ट साइड का वेस्ट साइड का, इंडियन ओशन डाइपोल उसको कहते हैं, ये एल नीनो एक फैक्टर है। एंड देन पूरा यूरेशिया में जितना स्नोफॉल हुआ है अभी जो है मानसून से पहले का विंटर सीजन में, वो भी एक पैरामीटर होता है। एंड देन देश का जो अभी जो गर्मी पड़ रही है, पूरा गर्मी, अभी जो गर्मी अप्रैल मई जून मार्च से लेकर मानसून आने तक, मानसून नॉर्थ इंडिया में जो मानसून आएगी जून एंड में और जुलाई की मिडिल तक पूरा राजस्थान तक कवर करती है, तब तक तो इधर गर्मी रहेगी। जो ये गर्मी से क्या होगा, लैंड का और ओशन का जो फर्क है टेम्परेचर का वो ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो वो जो है फ़र्क जो है टेम्परेचर का डिफरेंस जो है लैंड का, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का और समुद्र का, जितना ज़्यादा फर्क होगा उतना स्ट्रांग मानसून करंट आएगा। ये सब 4-5 फैक्टर है, ये सब देख के हम 4 महीने का जो बारिश का पूर्वानुमान है ये करते हैं। इसलिए सिर्फ एल नीनो के ऊपर
डिसाइड होकर पूरा पूर्वानुमान कभी नहीं बनता है। ये 4-5 फैक्टर कंसिडरेशन करके करता है। बट एल नीनो जो है बहुत कंट्रीज के लिए सोल वेरिएबिलिटी देने का क्षमता रखता है, बारिश के लिए इंडिया के लिए ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, ठीक है। शांतन जी, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, नागर जी आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मेरा एक सवाल है रमेश जी से, जैसे प्राइवेट फोरकास्टर्स ऑलरेडी एक फोरकास्ट दे चुके हैं जून टू सितंबर साउथ वेस्ट मानसून के लिए, तो मतलब मॉडल्स मैं समझ सकता हूँ कि आप आईएमडी और प्राइवेट फोरकास्टर्स जो मॉडल्स यूज़ करते हैं क्लाइमेट मानसून प्रेडिक्शन का वो अलग है, मगर ये 20 दिन पहले दे देते हैं आईएमडी को, क्यों ऐसा क्यों है कि 1 महीने बाद आईएमडी का फोरकास्ट आएगा पहला फोरकास्ट? ऐसा जो है उनका जो है अभी दिसंबर में भी हम 9 महीने के लिए मॉडल चलाते हैं, हर महीना जो है हम भी मॉडल चलाते हैं अगले 9 महीने के लिए। ऐसी देखेंगे तो दिसंबर से जो मॉडल चलाया हमने वो भी हमारा अक्टूबर तक प्रिडिक्शन है, उसमें भी जून जुलाई अगस्त सितंबर है। सिमिलरली जनवरी में जो चलाते हैं वो भी 9 महीने नवंबर तक चलाते हैं, बट उसकी जो एनसेम्बल फोरकास्टिंग बोल के कहते हैं, हर महीने का 4-4 दिन का गैप में हम मॉडल चलाते हैं अगले 9 महीने के लिए। सो एक सिमुलेशन से हम असेसमेंट नहीं बनाते, मल्टीपल सिमुलेशन से बनाते, उसका सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस असेस करते हैं। उसके साथ साथ मार्च के अंत तक ग्लोबली क्या क्या पैरामीटर्स चेंज हुआ, जैसा अभी बोला यूरेशियन स्नो कवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मार्च तक जितना स्नोफॉल हुआ पूरा यूरेशियन कॉन्टिनेंट में, दैट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग बेरिंग ऑन मानसून। सो इसीलिए ये सब ग्लोबल पैरामीटर्स भी मॉनिटर करनी है, उसके साथ साथ हमारा सिमुलेशंस भी करनी है। पब्लिक डोमेन में हर एक का, अमेरिका का मॉडल भी अवेलेबल है जनवरी से जून जुलाई अगस्त सितंबर के लिए, फरवरी मार्च लाइक दैट, हर महीने का बेस्ड रेनफॉल पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। वो जो है पब्लिक डोमेन का इंफॉर्मेशन लेके अपना असेसमेंट करके वो सामने ला रहे हैं। बट हम जो है पूरा ग्लोबल पैरामीटर्स मॉनिटर करेंगे एंड रोबस्टनेस ऑफ द सिमुलेशंस को असेस करेंगे, उसके बाद सही जानकारी देने का प्रयास हम करेंगे। जो हमारा इंस्टीट्यूशंस है आईएमडी की 6000 की मैन पावर है, हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी 200 लोगों की साइंटिस्ट है, एंड देन नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग बोल के नोएडा में सेक्टर 62 में है, वहाँ 70-80 वैज्ञानिक जो है सिर्फ मॉडलिंग के ऊपर ही है। ये इतना जो नॉलेज बेस है, इसका तो मुकाबला प्राइवेट ब्रॉडकास्टर का फोरकास्टर का नहीं हो सकता। जो हम जो देंगे बहुत रोबस्ट वेल कैलिब्रेटेड असेसमेंट देश को देंगे, हमारा मैंडेट वही है। हम डिले जरूर इसका असर दिख भी रहा है कि जो भविष्यवाणियां है भारत मौसम विज्ञान विभाग की वो सटीक साबित हो रही है। जी नागर जी बताएं। हाँ, मैं डॉक्टर साहब से यह पूछना चाहता हूँ, जो किसान भी पूरे देश का पूछना चाहेगा कि कितने किलोमीटर तक आपकी सटीक मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी मिल जाती है यदि एसएमएस करता है किसान, तो उस कितने किलोमीटर तक आप बता सकते हैं, या पूरे एक ब्लॉक की बता सकते हैं, या पूरे जिले की बता सकते हैं? उस विषय में किसानों को थोड़ा लाभान्वित करने का कष्ट करें। अभी जो है कंपटीशन होता है हमारा 12 किलोमीटर बाय 12 किलोमीटर ग्रिड पे जी। हाँ, वो जो है उस स्केल पे हम फोरकास्ट बता सकते हैं। 12 किलोमीटर बाय 12 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट से नीचे ही होगा, हो सकता है ब्लॉक से थोड़ा बड़ा हो कुछ नहीं, ब्लॉक समझिए, ब्लॉक समझिए। वो 12 से 12 तक की हमारा क्षमता है। अब जैसा हमारा कंप्यूटर्स आएंगे उसको और फाइन रेजोल्यूशन में ले जाएंगे। अब अगले 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए अगर आपको चाहिए स्पेशल इन्फॉर्मेशन, वो 3 किलोमीटर में भी देने की प्रयास हम कर रहे हैं। अच्छा। बट वो 2 दिन से ज़्यादा नहीं होगा उसका। अच्छा। उसकी जो टाइम है, ये भी बहुत अच्छी जानकारी वो है। एक्सपेरिमेंट चल रहा है। बट वो कोशिश करेंगे हम अगले 2 दिन 3 दिन जो है 3 किलोमीटर की स्केल में हम दे, उसके बाद जो है 12 किलोमीटर वाला स्केल में दे। इस तरह की प्रयास मिक्स करके देने का प्रयास भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। बट वो जैसा सक्सेस मिलेगा उसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा ना हमको। पिछले मानसून को चलाना है, उसके बाद वेरीफाई करना है, उसका स्किल एवेल्यूशन करनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस एवेल्यूशन, ये सब जारी है। हम करने की चेष्टा तो कर रहे हैं। हम जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं है वो सर्विस के लेवल में लाएंगे नहीं। बिल्कुल, आपका प्रयास सराहनीय है और इसी तरीके से और विज्ञान प्रगति करते जाए, किसानों का भी लाभ इससे उन्हें भी होता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। किसान काफी देर से सवाल पूछना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं देवेंद्र त्यागी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो बिजली पड़ती है, कड़कती है, इससे जान माल का काफ़ी नुकसान होता है। भैंस पे भी पड़ जाती है, आदमी इंसान पे पड़ जाती है। क्या इसके बारे में इससे पढ़ने से पहले कोई जानकारी
मिल सकती है यदि क्या? यही है, इसमें भी वो आंधी से रिलेटेड ही है ये भी। आंधी में बारिश नहीं होती, इसमें बारिश के साथ थंडर भी होता है और लाइटनिंग डिस्चार्ज भी होती है। ये सब जो दोनों रिलेटेड चीज़ें हैं, दोनों पे अब रिसर्च चल रही है। हम देखते हैं अगले साल और उसके 2019 तक सर्विस में लाने की कोशिश जारी है, अभी प्रयास कर रहे हैं हम जी। पीछे बैठे किसान, कोई उपाय है? मैं चाहूंगी कि माइक पास कर दे ताकि वो अपना सवाल पूछ सके। बचने का उपाय है, ओपन फील्ड में रहना नहीं है, पेड़ के नीचे नहीं रहना है, घरों के अंदर रहना है। वो एक किसान ने दिया हुआ है। घरों के ऊपर अगर नॉर्मल हट होगा तो प्रॉब्लम होगी, अगर पक्की मकान होगा तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका घर का जो यहाँ पर एक किसान मौजूद है जो पूछना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं जोगिंदर पाल मावी जी, कि ये जानकारी मैसेज के द्वारा कहाँ से ली जाएगी? उसका नंबर आप बताया जाए। आप जो है किसान कॉल सेंटर में भी रजिस्टर कर सकते हैं, किसान कॉल सेंटर में रजिस्टर कर सकते हैं SMS। अदरवाइज हमारा मौसम विभाग की जो IVRS है उसमें भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, वेबसाइट में रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं। अगर नहीं तो आपके पास हमें SMS भेज दीजिए, हम आपका उसमें डाल देंगे डेटाबेस में, ताकि अगर हमारे लिए भी कुछ आप मदद करना चाहेंगे तो आपको किसान एसोसिएशंस है, यूनियंस है, आप अपना जो 50-100 लोगों का SMS इकट्ठा करके हमें ईमेल कर दीजिएगा, उस डिस्ट्रिक्ट का डेटाबेस में हम डाल देंगे, ताकि आपकी सहयोग के लिए ही है। हमारा एफर्ट कम होगा अगर आप मदद करके अपना जो जानकारी लोगों को, आसपास के लोगों का 100 लोगों का इकट्ठा करके हमें भेजेंगे SMS। हम डिस्ट्रिक्ट का नाम चाहिए, SMS चाहिए, उस डिस्ट्रिक्ट के डेटाबेस में हम। चलिए, अभी वक्त की कमी है, विदा लेने का समय हो गया। डॉक्टर सिंह, जाते जाते आखिरी टिप्पणी अगर आपकी मिल जाए कि क्या करे जो किसान है वो कैसे इन जानकारियों का लाभ उठाए? SMS तो किसी भी तरह के मोबाइल फ़ोन पर जा सकता है। अगर हम ऐप्स की बात करें, आजकल ऐप्स के थ्रू भी सूचना ली जा सकती है, और ऐप्स चाहे वेबसाइट बेस्ड हो चाहे मोबाइल बेस्ड हो, उसमें ज़रूरी होता है कि स्मार्टफोन किसानों के पास होना चाहिए। और स्मार्टफोन जाहिर है कि आज के दिन में कम से कम स्मॉल होल्डर या मार्जिनल फार्मर्स के पास मुश्किल से होता है। तो ये एक अड़चन है अभी तुरंत के लिए। हो सकता है उनके घर में जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, उनके पास हो, उनके माध्यम से पेरेंट्स को मिल जाए, ये एक तरीका है पहुंचने का। लेकिन ऐप्स के थ्रू सूचना काफ़ी कुछ ज़्यादा मिल सकता है, SMS से ज़्यादा। क्लाउड पिक्चर भी देख सकते हैं। तो ये एक आवश्यकता महसूस हो रही है, और तक डिजिटल इंडिया के युग में हो सकता है कि अगले 2-3 सालों में हम इसे भी एड्रेस कर पाए। जी बिल्कुल। तो मौसम विज्ञान और किसान, इस वाद संवाद में आज बस इतना ही। कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए किसानों और मेहमानों का बहुत बहुत आभार। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में मौसम के विपरीत असर से फसलों का नुकसान नहीं के बराबर होगा, और किसान पहले से ही आने वाले दिनों के मौसम की हर छोटी से छोटी जानकारी लेकर फसलों को लहलहा पाएंगे। इस कार्यक्रम वाद संवाद में अगले सप्ताह नए विषय और नए तेवरों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।